आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शेयर नहीं किया है तो अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदर्थ। उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में जान लीजिए। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रेसेप के द्वारा की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बौद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, सिखों द्वारा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? जैनियों के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? सो गाइस, गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। आज की इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सुप्रसिद्ध वाद आईएनए मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? भूलाबाई देसाई, आशफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी। सुप्रसिद्ध वाद आईएनए मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? भूलाबाई देसाई। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। लाहौर अधिवेशन 1929। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? सो गाइस, मातृ देवी की पूजा जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? शुक्र ग्रह। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध या प्लूटो।
निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? बुध ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सो गाइस इसे कहा जाता है मेट्रोलॉजी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या मिजोरम। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये असम में अवस्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। मांजुली नदी द्वीप जो है ना, ये असम में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सिरकार। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? सो गाइस इसे जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? शाल, पीर, यूकेलिप्टस, टीक। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? यूकेलिप्टस। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। तो इसमें देखिए आंसर आपका जाएगा पहला और दूसरे के साथ में। चंबल नदी की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी की, नर्मदा नदी की सहायक नदी है चंबल, और यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोन। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आदानों की उपलब्धता, भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है सहकारी कृषि। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये सभी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1950। संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ? तो संविधान जो है ना 26 नवंबर 1949 को पूर्णता बनकर तैयार हुआ। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान के एक भाग के रूप में, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा जोड़ा गया, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान के एक भाग के रूप में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 37 द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की क्लासें आप लोगों की रेगुलर चल रही हैं और अभी तक मैं आप लोगों को काफ़ी सारी क्लासें करा चुका हूं, चाहे आपका जीके सेक्शन वाला हो या फिर हिंदी सेक्शन वाला हो। लगातार मैं आप लोगों को क्लासेज जो मैं करा रहा हूं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो अच्छी बातें करते रहिए आप लोग। जीके वाला जो आपका जो पार्ट रहेगा, जीके वाले पार्ट से 25 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस की मैं आपको तैयारी बराबर करवा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। वैसे तो लोग पीडीएफ का पैसा लेते हैं, जो भी क्लासें आप लोगों की डेली होती हैं उसकी पीडीएफ भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में देता हूं, एक भी पैसा मैं आप लोगों से नहीं ले रहा हूं। फ़र्क इतना होता है कि अगर वीडियो की लाइक की अगर मैं बात करूं तो आप लोग वीडियो को देख कर चले जाते हैं तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो मैं आपसे क्या मांगता हूं, सिर्फ एक लाइक यार, वीडियो को लाइक करके जाइएगा आप लोग, लाइक कर दिया करो आप लोग। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, इस पीडीएफ को बनाने में मुझे 3 घंटे का समय लगा है, 3 घंटे का। सबसे पहले एक एक क्वेश्चंस को देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर को ठीक करो कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको गलत आंसर बता दूं, उसके बाद कमेंट्स आप लोगों के आए। आंसर को छाड़ने के बाद फिर आंसर मैं नीचे लिखता हूं, जैसे कि प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, गौतम, चार्वाक या जैमिनी। तो राइट आंसर आपका जाएगा कपिल के साथ में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आंसर देख रहे हैं, ये आंसर मैंने दे दिया नीचे कि आप ताकि पढ़ें और आपको आंसर भी पता चल जाए। तो ऐसी मैं पीडीएफ बनाता हूं कि आपको सरल में रहे, मतलब आपको पढ़ने में आसानी रहे, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्वखपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत, औषधि, चावल, दिया सलाई की डिबिया। किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजटीय नीति, व्यापार नीति। नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? मौद्रिक नीति के। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक, ब्रांड। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? चेक। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्यमों में निजी निवेश से, संयुक्त उद्यमों की स्थापना से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 4थी पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? बैंक दर,
नगद प्राचित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा है तरलता तरलता अधिमान क्या होता है? परिसंपत्तियों को नगदी में रखने की इच्छा, बंध पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा, संपत्ति रखने की इच्छा। तरलता अधिमान क्या होता है? तरलता अधिमान बैंक जमा रखने की इच्छा, तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह का सपोर्ट आप लोगों का मिलना चाहिए उस हिसाब का हमको सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग 40 से ऊपर वीडियो हमारे होने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, किसी वीडियो पर इतने खास आप लोगों का रिस्पॉन्स हमको किसी भी वीडियो पर देखने को नहीं मिला है जो होना चाहिए। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता में युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ACER, IBM, CDSE, इंटेल। तो राइट आंसर आपका जाएगा CDSE, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, DTP को विस्तार करें, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? अपनी नीति को चुनना, शक्तिपुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है शक्तिपुंजों में तटस्थता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? वर्ष 1945, वर्ष 1947, वर्ष 1950, वर्ष 1954। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत राष्ट्र संघ का सदस्य वर्ष 1945 में बना था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि जो ओवर एज होने को होंगे, जिनकी एज 27 से 28 के बीच में होगी और वो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और वो जॉब नहीं ले पा रहे हैं। वैकेंसी ढेर सारी आई हैं इस बार। अगर आप लोगों ने RRB LP का फॉर्म भरा होगा या NTPC का फॉर्म भरा होगा, रेलवे में काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं, आपको देखने को मिली हुई। आने वाले दिनों में आपको UPSI की वैकेंसी देखने को भी मिल सकती हैं। बस तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमको मैसेज भी करते हैं कि सर बहुत टेंशन में रहता हूँ, एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतने नंबर से रह गया हूँ। तो देखिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट तो घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद आप घबराइए मत, और वैकेंसी आने वाली हैं, उसमें थोड़ी सी मेहनत उसमें कर लीजिए, आपका हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर या 30 सितंबर? 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, 21 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ाना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? वैसे तो मैं हिंदी का टीचर हूं और मैं आप लोगों को हिंदी की तैयारी करवाता हूं। जीके की क्लासें मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं, रिवीजन क्लासें इसलिए दे रहा हूं कि यहां से आपके जीके के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। जितनी क्लासें मैंने आप लोगों को दी हैं, अगर आप लोगों को देख ली, जीके का भी एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी, विश्व बैंक। अब जैसे कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार जो है ना, नाम देखिएगा, क्वेश्चंस गलत है वैसे ये देखा जाए तो मेरे हिसाब से,
नाम होगा आपका सेवरिक्स, सेवरिक्स स्विस बैंक, सॉरी रिक्स बैंक, इसके द्वारा। अब इसमें स्वीडिश सेंट्रल बैंक है, ये कैसे होगा? तो राइट आंसर आपका स्विस रिक्स बैंक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से वैसे आपका स्वीडिश सेंट्रल बैंक होगा ऑप्शंस के हिसाब से। अगला प्रश्न है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय विद्या भवन। किसके द्वारा दिया जाता है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार? तो ये दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, संयुक्ता प्राणीग्रही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। ओडिसी से था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अब देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शंस के साथ में। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए। कथक लच्छू मारा से संबंधित है, ध्रुपद का फैजान खान से संबंधित है, ठुमरी का सिद्धेश्वरी देवी से संबंधित है, गजल का तलत महबूब से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। केवल 2, 3 और 4। 2 मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी, इलियास खां। किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, मेहंदी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? रघुपति साय फिराक कानपुर, ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शंस के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन सुमेलित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध इलाहाबाद से नहीं। तो राइट आंसर आपका जाएगा टी ऑप्शंस के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उत्तर प्रदेश के समय निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। 1, 2 और 3 सही है। सरकार व्यापक शिक्षा की लक्ष्य प्राप्ति को कोटिबुद्ध है। उसने शिक्षा मित्र योजना का नगरीय क्षेत्रों में विस्तार कर दिया है। नगरीय क्षेत्रों के शिक्षा मित्र 2400 का मासिक मानदेय प्राप्त करेंगे। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है सो गाइस, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, कथक। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में? कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है? सो गाइस, ये आगरा में स्थित। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।